नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स के इस पोर्शन में हम ऐसे सवालों को लेने वाले हैं जिन्हें बिना फॉर्मूलों की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैथ्स में जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें। सवाल नंबर 1, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। जैसा कि आप जानते हैं हमारा काम यही है, सबसे पहले अगर परसेंटेज दे रखा है सवाल के अंदर तो सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं। 20% इसका मतलब हो गया 20%, 20/100। इतना तो आप जानते हैं, 20/100 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसके बाद लिखा है कि बी को ए से कम अंक प्राप्त हुए। इस पूरी लाइन को वापस आप एकदम गौर से पढ़िए, इसी के अंदर सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। यहाँ पे दो है डाटा आपके पास में, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। जिसके बाद में से लिखा हुआ होता है वो हमेशा आपके हर का जवाब है, क्योंकि जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से शुरुआत होती है उसको आपका मानोगे हर। कहाँ से शुरुआत हो रही है? ए से, तो ए का मतलब कौन है? हर, यानी 5 से। अच्छा, इसके बाद में जो लाइन लिखी हुई थी देखो, बी को कम अंक प्राप्त हुए। बी को ये जो अंश दे रखा है इसके बारे में वो बात कर रहा है कि बी को कम अंक प्राप्त हुए। बी को 1 अंक कम प्राप्त हुआ, तो बी तक पहुंचा, उसमें 1 अंक कम हुआ। तो यहाँ 5 था तो इसके पास अंक आ जाएंगे 4। अगली लाइन फिर से देखो कि ए को बी से, अब ये कह रहा है ए को बी से, इस बार बी से शुरुआत कर रहा है, यानी बी से शुरुआत करके ए तक पहुंचना है। ए को बी से, फिर कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। निकालना आपको परसेंटेज है और उसके साथ में निकालना है कि कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक। तो पहला सवाल आप खुद से पूछोगे कितना अधिक, कितना अधिक दिख रहा है आपको? 1। किससे, किससे पूछा है? बी से। तो अपने हर का जवाब कौन हो गया? बी से, यानी बी का मतलब 4 गुना हो जाएगा आपका 100 से, तो 4 से ये कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 25%। ये आसान सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इस सवाल के अंदर 1-2 परसेंटेज दे रखे हैं और इसके साथ में 3 संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहा है। तो पहले हम 3 संख्याएं लिख लेते हैं, एक संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसके अंदर एक परसेंटेज दे रखा है 25%। 25% का अर्थ होता है दोस्तों 1/4, और एक और परसेंटेज दे रखा है वो है 50%। इसका अर्थ होता है 1/2। इतना हमारे को बेसिक आता है। इसके बाद में आप वापस पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो। पहली संख्या दूसरी संख्या से, इस बार दोस्तों से किसकी आ गया है? दूसरी संख्या। इसका मतलब दूसरी संख्या कौन सी आ रही? 25%, यानी 1/4। इस वाले आंकड़े की बात कर रहा है और इस वाले आंकड़े के अंदर दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जैसा ही अभी आपने पहले देखा था, ये से जिसके आगे लगा हुआ है इसका मतलब वो हर की बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 4। दूसरी संख्या अगर 4 है और 1 के बारे में वो पहली पूरी लाइन पढ़ो। 1 की लाइन कह रहा है कि पहली संख्या इतनी अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है। 4 से पहली संख्या कितनी अधिक है? तो 1 अंश के बराबर अधिक है, तो ये 4 है तो पहली संख्या हो जाएगी 5। अगली लाइन लिखी हुई है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तीसरी संख्या है ये, जिसके बारे में ये कह रहा है कि ये अधिक है। कितनी अधिक? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 50% अधिक है, यानी इस बार दूसरी संख्या से आया है देखो, तो दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या कौन सी हो गई? 2। इस बार दूसरी संख्या अगर 2 है तो 2 से 1 अधिक है। 2 से 1 अधिक कितना हो जाएगा? ये 3। अब अगर अपने पास में 3 अनुपात आ गए हैं और तो इसको अनुपात निकालने के लिए अपन मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं। और मिश्र अनुपात निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको पहले से अपन एक ब्लॉक में बना लेते हैं। इस ब्लॉक में बनाने के बाद में इस डायग्राम में जो आया ऊपर अंश, इसको ऊपर वाली लाइन में फिल करना है और जो नीचे वाला राशि है उसको नीचे वाली लाइन में फिल कर दो। इसके बाद में इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा 10, ये आ गया 8 और ये आ गया 4 या 12। इन तीनों संख्याओं में अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या तीनों संख्या, इन तीनों संख्याओं में ये अनुपात आ रहा है। इसको आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। हम सवाल को एक बार आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है?
ये कह रहा है कि पहली संख्या का या पहली संख्या से, दोनों केस में ये क्या बनेगा, बेस या आधार। तो पहली संख्या का 10 का तीसरी संख्या यानी 12, 10 का कितने प्रतिशत है, 12, यही कह रहा है। जिस संख्या से या जिस संख्या का उसको हमेशा डालोगे नीचे। इस बार ये नहीं कह रहा कि कितना अधिक है, वो कह रहा है कि ये 12 खुद कितना है। इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या डाल देंगे, इसको 12 को, और यहाँ से गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा आपका आंसर 120%। इसका मतलब तीसरी संख्या है जो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 120%। इसी सवाल के अंदर अगर हमसे ये पूछा जाता कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहला सवाल हमारे आता कि कितना प्रतिशत अधिक, यानी कितना अधिक है ये, 2 अधिक किससे, 10 से, तो 2/10 गुणा 100। जैसे अगर ये पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है ये, 2 कम है किससे, 10 से, गुणा 100। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ये 12 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का कितना प्रतिशत है, तो 12 खुद है। इसका मतलब अंश के अंदर आ जाएगा 12 और हर के अंदर आ जाएगा जिससे या जिसका पूछ रहा है, तो जिससे पूछ रहा है वो 10 से पूछ रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक कुल अंक के 2/5 है तथा सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। इस बार अपने को परसेंटेज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसने डायरेक्टली अनुपात में दे रखा है कि एक उत्तीर्णांक है और एक किसी परीक्षा का प्राप्तांक है और एक सविता की प्राप्तांक है और परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक, 3 राशियां दे रखी है। तो 3 राशियों को लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले लिख लेते हैं किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक कुल अंक के, इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं अपन कुल अंक। अगला मान दे रखा है आपको कुल अंक के अलावा उत्तीर्णांक। कुल अंक के बाद में यहाँ लिख लेते हैं उत्तीर्णांक। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक अंक के 2/5 है। दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे वापिस हमने देखा था का, के, से, किस अंक के बाद में आया, कुल अंक के बाद में आया के। इसका मतलब कुल अंक कौन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो हर के अंदर दे रखा है। हर के अंदर कितना दिया हुआ है, 5। इसका मतलब हमारा कुल अंक हो गए 5 और उत्तीर्णांक है, अधिक नहीं पूछा है, इसने कहा उत्तीर्णांक ये है। इसका मतलब जो अंश है वो उत्तीर्णांक है। अंश कितना हो जाएगा, 2। अगली लाइन देख लेते हैं। ये सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। अब सविता के मार्क्स है, सविता के मार्क्स हम यहाँ लिख लेते हैं सविता, या फिर इसको लिख लेते हैं अपन प्राप्तांक। सविता ने कुल अंक के 1/4 ही प्राप्त किए। इस बार कुल अंक के, इसके आगे लिखा हुआ 1/4, इसका मतलब कुल अंक कितने हो जाएंगे इस बार, 4। तो कुल अंक हमारे हो गए अगर 4, तो सविता के प्राप्तांक कितने हुए, सविता की प्राप्तांक, इसका आंसर क्या दे रखा है इसने, 1। तो सविता की प्राप्तांक है 1। जब ये 4 है तब सविता की प्राप्तांक है 1। फिर से 3 राशियां, तीनों का अनुपात निकालना है। तो हमने पहले भी किया था, इसको एक ब्लॉक में डाल दो जिसमें दोनों राशियां आ रही है और इसके बाद में इस राशि को यहाँ पे फिल कर देंगे 5, यहाँ पे फिल कर दिया 4। इन दोनों का अनुपात निकालना है, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। इन तीनों राशियों का अनुपात हमने एक साथ में निकाल लिया है। अब हमसे क्या पूछा है इसने आगे करने को, यदि पूर्णांक व प्राप्तांक में 750 अंकों का अंतर है। ये कह रहा है कि पूर्णांक और प्राप्तांकों का आप अंतर निकाल लो। तो पूर्णांक कौन से हैं, ये है कुल अंक, उसी को बोलते हैं अपन पूर्णांक। पूर्णांक और प्राप्तांक इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है हमारा 750। तो हमारे अनुपातों में अंतर देख लेते हैं कितना है। अंतर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ अंतर, और हमारा अंतर आ रहा है कितना, 20 में से 5 गया तो अंतर कितना आ गया, 15। इस 15 का मान हमारे अनुपातों के अंदर आ चुका है, लेकिन वास्तविक मूल्य ये बता रहा है इसका कितना, 750 अंक है। ये वास्तविक रूप से ये कितना है, 750 अंक। ये हमारा अनुपात है और ये वास्तविक अंक हो गया है। तो 15 को 750 तक पहुंचाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, 15 × 5 75 और आगे लगा देंगे 0, यानी 15 को 10 से और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 750। इसका मतलब सभी अनुपातों को अगर हम 50 से गुणा कर देंगे तो हम वास्तविक डेटा जितना भी आपसे पूछा है वो सब निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या है कि कुल पूर्णांक बताओ, कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक अभी कितना है 20। इस 20 का मान यहाँ पे कितना आएगा वो पूछ रहा है। तो 20 का मान निकालने के लिए यहाँ पे अपन ने किससे गुणा करना पड़ेगा,
50 से गुणा करना पड़ेगा। 50 को 20 से गुणा करेंगे, 5 × 2 10, और पीछे ये 2 जीरो लग जाएंगे। ये बन गया कितना, 1000। दोस्तों अगर इसी सवाल के अंदर हमसे ये पूछता कि बताओ सविता के प्राप्तांक कितने हैं, तो बताओ गुणा हमें करना है 50 से। सविता के प्राप्तांक हमारे हिसाब से कितने हो रहे थे, 5। 5 को अगर 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 250। अगर हमसे पूछता कि परीक्षा के उत्तीर्णांक कितने हैं, तो 8 को गुणा कर देते हम 50 से, तो ये हो जाते 400। एक ही ट्रिक के अंदर हम कई सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगर आपको अनुपात आपने सही लिख दिए, ये डायग्राम अच्छे से बना दिया है, इसके बाद में आपसे कुछ भी सवाल पूछे, आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 200% दे रखा है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है आपको पता ही है। 25% को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 25%, इसका मतलब हो जाएगा 25/100 या फिर 1/4। इसके बाद में दे रखा है कि किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। संख्या के अंदर क्या हुई है, इस बार वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कर दी जाती है। अधिक हो जाता है, वृद्धि कर दी जाती है, इसका मतलब एक अधिक हो जाता है। किस में या किस से, मैं कह रहा था किसी संख्या में। ये संख्या किसकी है, कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारियों की संख्या पहले कितनी थी, पहले थी 4। 4 के बाद 1 की उसके अंदर क्या कर दी है, वृद्धि। पहले संख्या थी और अब कितनी है, 4 के बाद में 1 की वृद्धि हो गई है। पहले 4 थी, अब 5 हो गई है। इसके बाद में कह रहा है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। ये फिर से 25% दे रखा है, यानी 1/4, और इसकी इस बार कर दी जाती है कमी, किसमें, प्रति व्यक्ति मजदूरी में। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ये संख्या है, कर्मचारियों की संख्या। ये है कर्मचारी संख्या। दूसरा हमारे को एक और अनुपात दे रखा है 1/4, ये है प्रति व्यक्ति मजदूरी। यहाँ लिख लेते हैं हम प्रति व्यक्ति मजदूरी। प्रति व्यक्ति मजदूरी के अंदर भी क्या हो जाता है, देखो 25% यानी 1/4, और 1/4 की कमी कर दी जाती है, यानी 4 पे 1 की कमी। अगर ये पहले 4 थे तो बाद में 1 की कमी हुई, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। कर्मचारियों की संख्या 4 से 1 बढ़ के 5 हुई है, और प्रति व्यक्ति मजदूरी 4 से कम होके 3 हो गई है। इसके बाद में लिखा है यदि इससे कुल मजदूरी में X% की कमी होती है तो X का मान बताओ। ये कह रहा है कि यदि इससे कुल मजदूरी में, अब बताओ मजदूरी की बात कर रहा है, कुल मजदूरी। एक और चीज कह रहा है कि वो कुल मजदूरी की बातें कर रहा है। हमारे को 2 चीजें दे रखी है, आप एक बार गौर से देखो। ये है कर्मचारियों की संख्या और एक दे रखा प्रति व्यक्ति मजदूरी। कुल मजदूरी निकलेगी कैसे, बताओ। किसी संस्थान के अंदर कुल मजदूरी आप कैसे निकाल पाओगे। अगर आपको कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, सपोज 30 कर्मचारी काम करते हैं, प्रति व्यक्ति की मजदूरी, सपोज प्रति व्यक्ति की मजदूरी 500 रुपये है, तो बताओ कुल मजदूरी कैसे निकालोगे, उनका आपस में गुणा करोगे। तो यही काम हमारे को करना है। कुल मजदूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ से निकल जाएगी कुल मजदूरी। तो ये आसान है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। ये आगे कितना 16, और ये गुणा करेंगे तो कितना आ गया 15। इसका मतलब कुल मजदूरी पहले कितनी थी 16, अब कितनी हो गई है 15, यानी 16 से 15 तक चली गई है। तो कमी दिख रही है हमारे को। हमसे सवाल के अंदर पूछा क्या है, कुल मजदूरी में X% की कमी हुई है, और X का मान ही पूछ रहा है, यानी कुल मिला के हमसे ये पूछ रहा है कि कुल मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, आपको ये बताना है। तो कुल मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी, प्रतिशत कमी अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो सबसे पहले सवाल खुद से क्या पूछोगे, कितनी कमी हुई, कितनी कमी दिख रही है 16 से 15 तक, 1 की कमी, बटे में क्या लिखोगे, किस पर हुई, किस पर हुई है 16 पर, और गुणा करना है आपको 100 से। अब आसान है, 100 में 16 का भाग लगाओगे, 16 छक्के 96, पीछे बच गए आपके 4, और इसमें 16 में अच्छा इसमें आसान से दे रखा है ऑप्शन, हमारे को ये दे रखा है। चलो इसको आसान तरीके से और देख लेते हैं। ये सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा है कि 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 का काट दो 25 से, 25/4 ही विकल्प आपको यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन के अंदर, और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर हमसे पॉइंटों में सॉल्व करवाता तो 25/4 निकाल लेते हम, तो 25/4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 6.75, सॉरी
6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान सवाल दे रखा है, फिर से वापस वही, यहाँ पे एक परसेंटेज 20 है, दूसरा परसेंटेज 30 है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 20% को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 20% यानी आ जाएगा 1/5। 30% को सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा 3/10। ठीक है, इसके बाद में सवाल को वापस पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में ये जो 20% की कमी हो रही है, किस में हो रही है, टिकट की दर। जैसे पहले सवाल किया था, पहले कितनी थी और अब कितनी है, ऐसे लिखना है। जो पहले था उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, जो बाद में हो जाता है उसको हमेशा राइट साइड में लिखना है। ये आगे आने वाले सवालों में भी काम आएगा। सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी हो गई है, यानी 1/5 की कमी हो गई है। तो 5 पहले था, 5 के ऊपर 1 की कमी होकर कहाँ पहुंच जाएगा, 4। दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। जो दर्शक संख्या है उसके अंदर क्या हुआ है, 30% की वृद्धि, यानी पहले 10 थे, 10 के बाद 3 की क्या है, इस पे वृद्धि है। 10 थे तो 3 की वृद्धि के बाद पहुंच जाएगा 13 पर। फिर पूछ रहा है कि सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सिनेमा हॉल की आय। सिनेमा हॉल की आय, हमारे पास 2 राशियां दे रखी है, तीसरी राशि कैसे निकलेगी, जैसे पिछली बार देखा था, वापिस इसको देख ले। टिकट की दर, मान लीजिए टिकट की दर 200 रुपये है और दर्शकों की संख्या मान लो 1000 लोग आए, तो बताओ सिनेमा हॉल आय कैसे गेन करेगा। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सिनेमा हॉल की आय। इसका मतलब इन दोनों राशियों को क्या करना है, गुणा करना है, और वहाँ गुणा करने से क्या हो जाएगा, सिनेमा हॉल की आय प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों राशियों को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 50, इन दोनों को गुणा करेंगे 13 चौके आ जाएगा 52। इसके बाद में क्या कह रहा है कि बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले 50 थी और अब कितनी हो गई है, 52। 50 से 52 पहुंच गए। 50 से 52 तक जाने में पहला आंसर वृद्धि हुई या कमी हुई, तो हम देख रहे हैं 50 से 2 की वृद्धि हो गई। तो कितने प्रतिशत निकालना है, तो पहला सवाल कितनी वृद्धि, कितनी वृद्धि, 2 की। किस पर, किससे हुई है, ये 50 के ऊपर गुणा हो जाएगा आपका 100 से, परसेंटेज निकल जाएगा। 50 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4%, और 4% क्या हो गया, ये इंक्रीज, यानी 4% किस पे हो गई, वृद्धि। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल, एक दलाल अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। सवाल को वापस देख लेते हैं कि एक दलाल है, उसने अपने कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर दी, यानी एक कमीशन की बात कर रहा है। लिख लेते हैं जो उसने दिया है। कमीशन पहले कितना था, 4%, बढ़ाकर अब उसने कितना कर दिया, 5%। तो सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे 4% से बढ़ाकर 5% था और यहाँ पे है। आसान है, यहाँ तक जो सवाल कह रहा है वही का वही हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद लिखा है कि उसकी आय अपरिवर्तित रही है। दलाल की कमीशन बढ़ाने के बावजूद उसकी आय अपरिवर्तित रही है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। आय हमेशा सबसे लास्ट में लिखना है, इससे पहले जो भी बिजनेस है, जो भी रेट है, दर है, वो लिखो। ये कह रहा है यहाँ पे है व्यापार लिखना आपको। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे नीचे लिख लेता हूँ मैं आय। तो बताओ दलाल की आय कैसे होगी। आय कमीशन जितना आ रहा है और जितना उसका बिजनेस हो रहा है, इन दोनों को अगर आप उसमें गुणा करेंगे तो उसको क्या मिल जाएगी, उसकी नेट आय मिल जाएगी। कमीशन और व्यापार, कमीशन की दर और व्यापार को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, आय। ये पूछ रहा है कि उसकी आय अपरिवर्तित रही। उसकी आय अपरिवर्तित यानी जब पहले 1 थी तो अब भी कितनी रही होगी, 1। यानी ये जो अनुपात आएगा 1:1, साधारण अनुपात आएगा। इस बीच में दोस्तों ये कह रहा है तो बताओ व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। व्यापार में अपन क्या चेंजेस करें कि ये 1:1 बन जाए। इस राशि को इस राशि से गुणा करके जो आए वैसा का वैसा इधर भी आए, तो वो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब अगर ये 4 से 5 है तो ये 5 से 4 हो जाए। आप इसको यहाँ पे लिख लो 5, इसको यहाँ पे लिख लो 4। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20।
और ये आपस में काटोगे तो हमेशा 1:1 में आएगा। इसका मतलब कभी आपसे कहे कि ये चीज़ अपरिवर्तित रही, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल इनको क्रॉस के अंदर लिख लो और ये राशि ऐसे बता दो। अब ये कह रहा है, हमारा सवाल ये है कि 5 से 4 गई है, व्यापार कैसे गया 5 से 4, तो बताओ 5 से 4 तक जाने में क्या हुई, कमी, और कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहला सवाल, कितनी कमी, 1 की, किससे हुई है, 5 पर, और गुणा हो जाएगा 100, 5 का कटेगा कितनी बार, 20 बार, और ये आ जाएगा आपका 20%, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला सवाल देखते हैं, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों इस बार ये भी सवाल वैसा का वैसा ही है, चीनी के भाव में क्या हो गई है, 25% की वृद्धि। चीनी का भाव, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, चीनी का भाव पहले कितना था और कितना हो गया, 25% यानी 1/4, और 25% की हो गई इस पे वृद्धि, यानी पहले 4 था, 4 पे 1 की वृद्धि हो गई। अगर 4 था पहले तो 4 से कहाँ पहुँच गया अब 5, यानी 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई। गृहिणी अपनी खपत में कितना करे ताकि खर्चे पर, खर्चा आय वो सबसे लास्ट में लिखना ना, सबसे लास्ट में हम देख रहे थे सिनेमा घर की आय या फिर टोटल खर्चा, उसको आप सबसे लास्ट में लिखो, जो पैसे वाली बात है। ये रहा आपका टोटल खर्चा, खर्चे से पहले आ गया खपत, खपत को हम लिख लेते हैं सेकंड वाले में, क्योंकि इन दोनों का जो गुणा होगा, इन दोनों के गुणा से ये राशि बनेगी, खर्चा या आय जितना आ रहा है वो। खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे, खपत में ये कितनी कमी कर दे ताकि इस पे खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। पिछला सवाल था वैसा का वैसा सवाल ये भी है, ये 1:1 आए, ये तभी आएगा जब ये 5 है तो यहाँ से 5 लिखो, ये 4 है तो इधर 4 लिखो। अगर ये 5 से 4 जाएगा, ये 4 से 5 हो, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 जाएगा। तो बताओ खपत में कितनी कमी हुई, 5 से 4 जाने में कितनी कमी हुई, 1 की, किस पर हुई है, 5 पर, गुणा हो जाएगा आपका 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 20%। सेम सवाल था जैसा आपने पिछला सवाल किया था, ये उसी का अगला रूप है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक है। इसमें क है और ख है, ख का वेतन ग के वेतन से, इसका मतलब इसमें 3 राशियां लिखनी है, एक वेतन लिखना है क का, एक है ख का, तीसरा है ग का। क का वेतन ख के वेतन से 30% अधिक, 30%, अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, 30% यानी क्या लिखेंगे अपन, 3/10, 40%, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/5। क का वेतन ख के वेतन से किसके आगे आया, ख के वेतन से, इसका मतलब ख का वेतन कितना है, 10। ख का वेतन अगर 10 है तो कह रहा है क का वेतन, इसके बाद में क्या लिखा है, अधिक है, क का वेतन 3 अधिक है, तो क का वेतन इससे 3 अधिक कितना हो जाएगा, 10 और 3 13। अगली लाइन दे रखा है, ख का वेतन ग के वेतन का 40% है, इस बार अधिक है नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि ग के वेतन का, ग के वेतन का, तो के किसके आगे आया है, ग के, तो ग के वेतन का आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग का वेतन कितना हो जाएगा 5, और ये ख का वेतन, और लास्ट लाइन देखो है, ख का वेतन है कितना है, तो ख का वेतन 2 है। भाषा के अंदर आपको लिखना आना चाहिए, इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बार बार अगर आप लिखोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएगी। ठीक, फिर से देख लो, ये कह रहा है कि ख का वेतन ग के वेतन का 40% है, इसका मतलब ग के वेतन का कह रहा है, इसका मतलब ग का वेतन कितना हो गया 5, और ख का वेतन है, जो स्टार्टिंग वाली लाइन होती है उसको आप लास्ट में है तक पढ़ो, तो ये जो है किसके लिए आया है आया है इसके लिए, ख का वेतन है, तो ख का वेतन कितना है 2, और किसका है, किसके वेतन का, ये है ग के वेतन का, तो ग का वेतन कितना हो गया 5। पहले भी अपन ने ये सॉल्व किया था, अनुपात निकालने के लिए जो 2 राशियां रखी है इनको फिर ब्लॉक में बंद कर देते हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, इधर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, और इसके बाद में यहाँ क्या निकालेंगे, एक साधारण अनुपात, 13 दूनी 26, 10 × 2 हो गया आपका 20, 10 × 5 हो गया 50। इसके बाद कह रहा है क ख और ग के वेतन का योग इतना है, कितना है बाद में देखते हैं, करना क्या है, वेतन का योग करना है, तो हमारे अनुपातों में भी हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों के वेतन का योग, क
प्लस ख प्लस ग। तो अनुपातों में बताओ इन तीनों की वेतन का योग कितना दिखेगा यहाँ पे, 50 और 20 70 और 20 90 और 6 96। ये टोटल कितना बन गया, 96। ये 96 इन तीनों के अनुपातों का क्या हो गया, योग हो गया। और योग यहाँ पे कितना दे रखा है, 7680। यही राशि के इसका मान कितना दे रखा है, 7680। तो 96 से 7680 तक पहुँचने में हमारे क्या करना पड़ेगा, तो बताओ किससे गुणा होगा, 96 का। तो या तो आप सीधा, आपको पता हो इसका पहाड़ा बोलना आता हो, 96 को पहले आप 768 तक देखो कि 96 से 768 कैसे बनेगा। आसान चीज़ है। अगर मैं 96 को 10 से गुणा करता तो हो जाता ये 960। तो 10 से गुणा नहीं होगा, 10 से कम संख्या से गुणा होगा। और 6 के पहाड़े में ऐसी लास्ट संख्या बताओ जिसके पीछे 8 है। 6 8 48। इसका मतलब ये 96 8 बार गुणा हुआ होगा तभी 768 पहुंचा होगा। उसके बाद में 0 लगा देंगे तो यहाँ पीछे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये 8 बार ये हो गया और 10 बार ये, यानी 80 बार कटेगा। अगर आपको और आसान करना हो तो यहाँ पे आप भाग लगा के भी देख सकते हो। 7680 के अंदर 96 का आप भाग लगा लो, 16 से काट दो या 4 से काट दो, जिससे आपको इजी लगता है वो काट दो आप। अगर अपना 16 से काट लेते हैं एक बार, 16 छके 96, 16 चौके 64, 64 के बाद अपनी बच गए 12 और 8 128, 16 8 128 और लास्ट में उतर गया 0। 6 का भाग इसमें 48 में जाएगा 8 बार और पीछे उतर जाएगा 0। ये कितना आ गया, 80। अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहोगे, तो ये वाले तरीके करने के लिए भी अपने को ये काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा गुणा किससे कर लोगे, 80 से। 80 से गुणा हो गया। इसके बाद कह रहा है ये क का वेतन क्या है, क का वेतन कितना हो जाएगा। क का वेतन यहाँ पे दे रखा है 26। ये कह रहा है कि यहाँ पे कितना मान लिखें, क का वेतन वास्तविक वेतन कितना है। ये वास्तविक रूप से 7680 था। इसको पहुंचने के लिए 80 से गुणा करना पड़ा, तो यहाँ तक भी किससे पहुंच जाएंगे, 80 से गुणा करके यहाँ पे भी पहुंच जाएंगे। 80 से गुणा किया यानी 8 से पहले आप इसको गुणा कर दो। 8 का 6 से गुणा कर दिया, 8 6 48 का 8, हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 हो गया आपके 20 और एक पीछे 0 और उतर गया, यानी 2080। अगर आपसे ये पूछता कि बताओ ग का वेतन कितना है, तो आप क्या करते, 50 को किससे गुणा कर देते, 80 से। अगर मैं आपसे ये पूछता ग का वेतन ख के वेतन से कितना अधिक है, मैंने आपसे पूछा कि ग का वेतन ख के वेतन से कितना अधिक है, तो आप पहले ये आप निकालोगे अनुपातों में कितना अधिक है। अनुपातों में कितना अधिक दिख रहा है, 30। तो अब आपको मान किसका निकालना पड़ता, 30 का मान। ये इतना अधिक है और हमारी राशि में कितना अधिक है, तो मल्टीप्लाई बाई 80 अधिक है। आप इससे सॉल्व करते तो आपका आंसर कितना आ जाता, 2400 अधिक है। अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, क का वेतन कितना आ गया, 2080 रुपये। ये आपका ऑप्शन हो गया डी। लेते हैं अपन अगला सवाल। एक संख्या को 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। एक संख्या को 4, 3 और 5 के अनुपात में बांट दिया है। कोई भी एक संख्या दे रखी थी, उसको अपने अनुपातों में बांटा है, 4:3:5 में। ठीक। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 7। और कह रहा है तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। बताओ 5 से ये 7 कितना प्रतिशत अधिक है। 5 से 7 तक जाने में हमारा पहला सवाल, अगर ये परसेंटेज अधिक पूछ रहा है तो पहला सवाल कितना अधिक दिख रहा है, 2 किस से, 5 से। गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ पे सीधा आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20 बार, 20 दूनी 40%। और 40% 5 से 7 तक गए तो इसका मतलब क्या हो गया, अधिक है, 40% अधिक हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। एक थैली में 90 रुपए के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हो, जब भी कभी सिक्कों का प्रश्न आए, आजकल के पैटर्न हम देख रहे हैं कि ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सवाल को अपने एक ट्रिक से कर लेते हैं सॉल्व। इसके अंदर दे रखा है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। जिन सिक्कों का मान दे रखा है उन सिक्कों को आप पहले अपने हेडिंग में लिख लो। एक सिक्का दे रखा है आपको 50 पैसे का, दूसरा सिक्का दे रखा है 25 पैसे का और एक सिक्का और दे रखा है 10 पैसे का। इनके अनुपात भी दे रखे हैं आपको, 2:3:5। इसके बाद में दे रखा है कि इस सब का मूल्य कितना है, 90 रुपये। ये सब सिक्के अगर मिला दें कितने रुपए बनेंगे, 90 रुपये। ये अपन बाद में देखेंगे।
तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, या तो अपन अभी निकालते कि इस बार बताओ अभी इस हिसाब से कितना मूल्य आ रहा है। तो ऐसे निकालने हम देखते हैं कि देखो 10 पैसे के 5 सिक्के, यानी अभी ये कितने बनेंगे 50 पैसे। 50 पैसों का हिसाब हो गया, यानी 58 54 का हिसाब होने लग जाएगा, वो करना मुश्किल है। तो अपन ऐसा करते हैं कि ऐसी संख्या से इनको गुणा कर दें, सारे सभी अनुपातों को अगर एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये सब रुपए के अंदर कन्वर्ट हो, तो फिर रुपयों को जोड़ना इजी रहेगा, बजाय इसके कि कोई पैसे कुछ रुपए बनेंगे और कुछ पैसे बनेंगे, उनको जोड़ने में मतलब पॉइंटों में उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 25 और 3, तो 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए 1 रुपया बनने के लिए, तो 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए 4। इसका मतलब यहाँ ऐसी संख्या होती है जो 4 से गुणा होती। अगर सपोज मैं इसको सबको 4 से गुणा कर दूँ, 50 पैसे को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये वैसे भी रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 पैसे को मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ एक बार, तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी रुपयों में आएगा। 10 पैसे को मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ, यानी ये हो गया 10 गुणा 4 40, 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 इंटू 5 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये 200 पैसे हुए, 200 पैसे भी अपन रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप करके देखो, 4 से गुणा किया मैंने इसको सबको, गुणा 4, इसको भी गुणा 4 कर लेता हूँ, इसको भी गुणा 4 कर लेता हूँ, नीचे लिख लेते हैं। ये बन गए 8, ये हो गया आपका 12 और ये 5 चौक हो गए 20। इसका मतलब ये होगी सिक्कों की संख्या। जो सिक्कों की संख्या इस अनुपात में दे रखी थी, अब सिक्कों की संख्या मैंने ऐसे लिख ली। तो बताओ अगर ऐसी सिक्कों की संख्या होती तो मेरे पास कुल कितने रुपए होते। अगर सिक्कों की संख्या इतनी है तो बताओ कुल कितने रुपए बनते इस अनुपात के हिसाब से, क्योंकि उसके पास में कितने हैं 90 रुपए के टोटल सिक्के हैं। तो मेरे पास अभी ये सिक्के हैं, इन सिक्कों का मूल्य कितना है ये चेक कर लेता हूँ, और उस मूल्य के नीचे मैं मान लिख दूंगा 90 का। उसके बाद मेरे से कुछ भी पूछेगा मैं सारे मान निकाल सकता हूँ। तो अभी देखते हैं 50 पैसे के 8 सिक्के कितने रुपए बन जाएंगे, ये 4 रुपए, प्लस 25 पैसे के 12 सिक्के ये कितने बन जाएंगे, 25 पैसे के 4 होते तो उससे बनता है 1 रुपया, बच गए 3, तो 3 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 3 रुपए। इसके बाद में दे रखा है 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए 20 सिक्के, 10 पैसे के 20 सिक्के यानी ये हो गए टोटल 200, 200 पैसे यानी कितने रुपए हो गए आपके 2 रुपए। 100 पैसा यानी 1 रुपया, 200 पैसे यानी 2 रुपए। इन सबको मिला के हमारे पास कितने रुपए बन रहे हैं इस बार, अभी 9 रुपए हैं। अगर मैं ये सारे मिला लेता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 9 रुपए, जबकि वो कह रहा है कि 9 नहीं, वो 9 हमारा मान, वास्तविक मान कितना है 90 रुपए। तो वास्तविक मान को अपन नीचे लिख लेते हैं, जो मान दिया गया है 9 से 90 तक पहुंचने में हमने क्या किया 10 से गुणा किया। इसका मतलब जो भी हमारा अनुपात है, सब अनुपातों को 10 से गुणा करके अपन कोई भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि थैले में 25 पैसे के